ठीक है। अच्छा जी, आप आइए ज़रा पेज नंबर 310 पे अपनी किताबों के। आपको कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। ये जो तरीका यहाँ पे किया हुआ है ना, ये शायद स्टैंडर्ड में कहीं पे ICAP की किताब में था। ये तरीका आपने नहीं देखना, आपने बस जैसे करवा रहा हूँ वैसे तसल्ली से इसको देख लेना है। और ये डिस्कशन भी MCQs के लिए है, वरना IAS 12 की क्या ज़रूरत, अब अल्लाह खैर करे। ठीक है, अब आपका सवाल पढ़िए। एग्जाम्पल्स हैं जी छोटी छोटी, पेज नंबर 310 पे, साथ आने वालों को बताते रहिएगा। पेज नंबर 310, इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। अब जैसे ही ये बात आपके सामने आई, आपने फटाफट क्या किया, आपने फटाफट एक लेजर बनाया इंटरेस्ट इनकम का। क्लोजिंग में क्या कह रहा है जी, वो रिसीवेबल है। ठीक है जी, कितना, तो क्लोजिंग रिसीवेबल 100 है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई। इनकम के लेजर में इस तरफ क्या आता है जी, इनकम आती है। ऐसा ही है, काम आपको आता है। अब वो कहता है द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन। अब रिक्वायरमेंट पढ़ें तो कहता है कैलकुलेट टैक्स बेस। अब याद आया कुछ, हम चल रहे हैं एक्रूवल पे, हम तो चलते ही एक्रूवल पे हैं, लेकिन टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो कर रहे हों तो करंट टैक्स में अकाउंटिंग को रिवर्स करें, कैश को रिकॉर्ड करें, और डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी। तो ये पहले का आंसर आ गया। ऐसे ये MCQs के अंदर आपको पूछेगा, आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, क्विकली ज़रा अगली एग्जांपल, डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी, कैरिंग अमाउंट कितनी है, डिविडेंड इनकम में रिसीवेबल है ये भी, अब बोलो 100 रिसीवेबल है। अब बैलेंसिंग इधर आ रहा है, मतलब हम तो एक्रूवल पे ही होते हैं। वो कहता है डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल। यार मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल क्यों कर रहा है कि वो ओपन कर लें, मेरा दिल कर रहा है कि वो ओपन कर लें। क्या भला, वो जो शॉर्टकट बनाया था सबर शुक्र वाला, वैसे तो पेज पे भी लिखा हुआ है हमारे, लेकिन एक हमने अपने हाथ से भी लिखा था, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। अल्लाह करे लब जाए, करीब ही होना है, यहीं कहीं होना है। ये रहा, सुभान अल्लाह। एक मिनट, पहले ज़बानी, अगर हम अक्रूवल पे हैं, टैक्स वाले कैश पे हैं, अभी अभी मैंने रिवाइज कराया, तो क्या करें, अकाउंटिंग रिवर्स, कैश रिकॉर्ड, कैरिंग अमाउंट इज, टैक्स बेस नॉट इज। P&L रिवर्स, कैश रिकॉर्ड, कैरिंग अमाउंट इज, टैक्स बेस नॉट इज। नेक्स्ट, अगर हम एक्रूवल पे हैं, टैक्स वाले भी एक्रूवल पे हैं, तो भाई अकाउंटिंग करंट टैक्स में डू नथिंग, डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर, डू नथिंग, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर। तीसरा सिनेरियो अजीब, परमानेंट डिफरेंस आ गया। अगर इनकम है, वो कहते हैं नॉट टैक्सेबल, तो हम करते थे लेस, और अगर वो कहते हैं डिडक्शन नॉट अलाउड, नेवर अलाउड, तो हम माइनस करते थे। करंट टैक्स उलट बोल गया हूं, ऐड करते थे। ठीक है, तो हमने परमानेंट डिफरेंस को करंट टैक्स के अंदर जो करना है वो हमें पता है। डेफर्ड टैक्स के लिए हालांकि कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है इस फिगर के, लेकिन जबरदस्ती पकड़ के खतरे वाला निशान लगाते थे और कहते थे जबरदस्ती पकड़ के इसको बराबर करो। ठीक है, तो परमानेंट डिफरेंस आ जाए तो एग्जाम्प्ट इनकम लेस होती है, करंट टैक्स में डिडक्शन नॉट अलाउड एड बैक होती है, और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जबरदस्ती पकड़ के कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस के बराबर करते हैं। ओके, सही है। अब ये क्या है, वो कहता है डिविडेंड कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल ही नहीं है। तो अगर टैक्सेबल नहीं है तो करंट टैक्स में जो करना है वो तो आप कर लेंगे, डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट तो है ना 10, टैक्स बेस को जबरदस्ती पकड़ के करो 10। ये वो खतरे वाला निशान, याद आया कुछ? भाई को बिठा लो यार, आ गए हैं भाई, तशरीफ ले आए हैं तो बिठा ही लें आप जी। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स की कैरिंग अमाउंट है 100, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स की कैरिंग अमाउंट कितनी है जी 100, तो क्लोजिंग रिसीवेबल है ना। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है, कि बैलेंस शीट में नज़र आ रहे हैं, डेटर्स बैलेंस शीट में नज़र आ रहे हैं कितने 100 के। अब वो भाई लिख लिया 100, बैलेंसिंग फिगर निकालें तो इस तरफ इनकम यानी सेल आएगी ना। अब वो कहता है
द रिलेटेड रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड। ये अब ना बहुत प्रैक्टिस हुई आपकी, सिर्फ आपको इस तरीके पे डालना था कि इस तरह से सोचना है, एमसीक्यू आए तो इस तरह से सोचना है, बस ये बताना था आपको। इसलिए ये स्टार्ट के अंदर मैं ये काम करवा रहा हूँ। एमसीक्यूज आज आपके होमवर्क में है ना IAS 12 के सारे, ठीक है, सही है। सारे क्या सारे, थोड़े से ही हैं मेरे ख्याल में, 22-23 एमसीक्यूज हैं सारे, टोटल 22-23 एमसीक्यू। जान छुड़ाए ना यार IAS 12 से, बस बहुत हो गई। बस फिर किसी वक्त कोई डेफिनेशन वगैरह को रह गई है तो कर लेंगे, बस करें ना। अब इसकी कितना पढ़े IAS 12 को। अब IFRS 9 को इस तरह से लेके चलना है, क्योंकि प्रॉबेबली कल मैं कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। हाफ लेक्चर में कंसोलिडेशन होनी है और पहले 3-4 दिन कंसोलिडेशन चूंकि हल्की आंच पे होनी है, तो IFRS 9 हमारा चलता रहेगा साथ, तो उसका भी जूस निकालेंगे। छोटा स्टैंडर्ड है, जल्दी जूस निकल जाएगा उसका, निकल ही नहीं रहा जूस। अच्छा ले जी, समझ आती है बात की, आगे पढ़े नहीं। रिलेटेड रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट, मतलब रेवेन्यू क्या है, सेल। हमने सेल कहा, पीएनएल में रिकॉर्ड किया, वो कह रहा है हमारे हिसाब से भी ये क्या है, सेल, यानी हम भी एक रूरल बेसिस पे हैं और वो भी। ये अल्फाज पढ़े हुए हैं हमने। रिलेटेड रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट का मतलब है कि इसको आपने रेवेन्यू बोला, हमारा भी रेवेन्यू है ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो इसका मतलब टैक्स वाले भी क्या कर रहे हैं, अगर ये रिसीवेबल है, रिसीव नहीं हुआ, तो हमने एक्रूवल की बेस पर इनकम कहा और वो कह रहे हैं कि ये इनकम है, तो इसका मतलब वो भी एक्रूवल बेस में है। तो एक्रूवल बेस पे वो भी हो तो करंट टैक्स में डू नथिंग, डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट, और ये 100 था, मैं 10 कर ही जा रहा हूं कब से। चलो कोई गल नहीं, ठीक है जी, तो सही है। तो कैरिंग अमाउंट भी है, और लेकिन ये ज़बरदस्ती वाला नहीं है, ये तो वैसे ही, ये तो भाई भाई है जी, सही है। ऊपर वाले का है तो ऊपर वाले पे लिख दो। हाँ क्या कह रहे थे आप, क्या हुआ, गलती क्या हुई है? अच्छा जी, नेक्स्ट जी, लोन रिसीवेबल। ये भी हमने देखा नहीं कभी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वो यार लोन एक होता है और एक उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, सही है। लोन की प्रिंसिपल अमाउंट का जाना और वापस आना, ये कोई इनकम को वजूद देता है? तो वो जो आप लोन वगैरह दे देते हैं किसी को, अपनी टैक्स रिटर्न में शो कर देते हैं, तो आपने किसी को लोन दिया हुआ हो तो उसको अगर इंटरेस्ट फ्री है तो वापसी के ऊपर आपको उस लोन के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा ना, क्या ख्याल है? यानी कि लोन की प्रिंसिपल अमाउंट का तो कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस होता ही नहीं है। आप कह रहे हो मेरा लोन रिसीवेबल है कितना जी, हाँ सारी एग्जाम्पलों में 100 ही है ना। मेरा लोन रिसीवेबल है 100, मैंने किसी को लोन दिया हुआ है जी। जैसे अभी कल हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, क्या था वो, लोन ही दिया हुआ था आपने, तो वो आपका लोन रिसीवेबल ही था, क्या ख्याल है? ओके, लोन रिसीवेबल है। अब इसका मतलब क्या है, ये कैश क्लोजिंग है। अब आप इस लोन रिसीवेबल के अगेंस्ट बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर का इधर लिखेंगे तो रिसीवेबल के लेजर में, लोन रिसीवेबल के लेजर में यहाँ पे क्या होगा, आपने कैश पे किया होगा ना, तो इस कैश को टैक्स वाले भी कैश ही कहते हैं बेटा। क्या मतलब, पढ़ के देखो आगे। इसकी कैरिंग अमाउंट 100 है, ये रीपेमेंट होगी, मतलब वो अगला बंदा हमें फ्यूचर में ये पैसे वापस करेगा, तो कैश आएगा। तो कैश आएगा तो टैक्स वाले क्या कहेंगे, तुम्हारी इनकम है, इस पे इंटरेस्ट, इस पे टैक्स दो। ऐसा तो नहीं होता। तो उसने आगे लिखा हुआ होगा कि द रीपेमेंट ऑफ लोन हैव नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज। इसको यूं स्टार लगा के पक्का रूल ही लिख लो कि लोन की प्रिंसिपल अमाउंट के कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते, चाहे वो लोन रिसीवेबल की प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास पड़ी है या आपने किसी का लोन पे करना है। तो मसला किसका है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उस पे लड़ाई होगी, क्योंकि वो इनकम है, उस पे टैक्स लगना है। इनकम पे टैक्स लगता है, टैक्स वाले कभी कहेंगे रिसीव कर लिया तो टैक्स दो, कभी कहेंगे रिसीवेबल भी है तो टैक्स दे दो, यानी क्रूअल कैश, वो लड़ाई वहां पे चलती है। लोन के ऊपर कोई लड़ाई नहीं। बात समझे हो? अच्छा, किसी बच्चे ने खुद से IAS 12 के MCQs ट्राई किए हो, है कोई ऐसा? चीता या चीती कोई भी नहीं है, सारे ही ऐसे ही मेरी तरह के मलंग। जब तक कहो ना कुछ नहीं करना है, जब तक कुछ पढ़ा भी करो, कुछ आसान बढ़िया जी, FAT वो आसान बढ़िया, वो आसान में फेल करा लेना। काम असल में हम ना इधर क्लास में ज़्यादा करते हैं, तो उसको कम से कम साथ साथ किया करो। ये फ़र्क है थोड़ा सा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बुनियाद आपकी मजबूत है ना, तो अब इन चीज़ों को हम ज़्यादा कर रहे होते हैं, सवाल कोई नहीं छोड़ रहे, चीज़ें कोई नहीं छोड़ रहे, बार बार वापस चले जाते हैं। अभी कोई पता नहीं किसी दिन IAS 38 कर रहे हो, फिर IFRS 16 कर रहे हो किसी दिन,
तो ये चलेगा, ताकि भूलने ना पाए आप ये चीज़ें, तो ये तो चलेगा, ये छेड़खानी तो चलेगी, आपने बस ऑन टोज रहना है, बस इतना कर लो जो क्लास में होता रहे। होमवर्क इतना ज़्यादा नहीं होता, आपने खुद नोट किया है, टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा करो। आप कोई जो है वो रोटी को चोची कहने वाले बच्चे नहीं हो कि आपको जो है वो 4-5 सवाल दे, सर 4-5 सवाल थे भाईजान, हर सवाल में 5 मिनट लगे तो 4-5 सवाल का मतलब 25-30 मिनट, 1.5 घंटा आपका हक बनता है रोजाना FAR2 को देना। आप आधे घंटे के अंदर होमवर्क करके फारिग हो जाते हैं। तो कम से कम वो किया करें, क्लास में किया हुआ काम दोबारा पहले किया करें, यही आपकी असाइनमेंट होती है। एंड तक ये करते जाएं, ये इंश्योर कर दें जो रोज का काम है पार्ट बी आए, वैसे आए, बुला के पढ़ाऊं, आपने उस दिन का काम उस दिन कर देना है, इसके अलावा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, आराम से बच्चा पास होगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ इस दफ़ा मैंने शुरू से ही पिटाई शुरू कर दी है, ताकि एंड में भी जाके ये ऐसे ही हो। तो हर हफ्ते के अंदर 1-2 पार्ट भी आ जाया करे और बस नॉर्मल क्लास चले। आखिर में तो चलो कोई नहीं, 1-2 दिन तो हो ही जाता है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन एंड पे बहुत बोझ ना पड़े। एंड वाले टॉपिक्स जो हैं थोड़ा मैं तो इसलिए थोड़ी तरतीब चेंज करके चल रहा हूँ, एंड वाले टॉपिक्स पे भी ज़्यादा स्ट्रेस हो, आप लोग उस वक्त टेंशन लूज़ करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा वहाँ पे खींच लूँ, थोड़ी पिटाई ज़्यादा कर लूँ। कई बच्चे आके नमाज देते हैं, आखिरी 3 चैप्टर्स सर उस तैयार नहीं थे, अभी इस अटेम्प्ट में भी जो रह गए सर, आखिरी 3 टॉपिक्स तैयार नहीं हुए थे, उन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ गए, आते भी हैं। अब आखिरी 3 टॉपिक्स कौन से हैं भला? थर्ड लास्ट IAS 1037, सेकंड लास्ट फाइनल अकाउंट्स और लास्ट IFRS 15, तीनों में से सवाल पक्का आता है। और लास्ट टाइम फाइनल अकाउंट में से पिछली कई अटेम्प्ट से 8-10 नंबर का आ रहा था, लास्ट टाइम फुल बड़ा वाला सवाल आ गया 17-18 वाला। ठीक है ना? तो आपने बस ये मेरे पे मेहरबानी करके चलना है कि जो करवा रहा हूं रोज का काम वो रोज, यानी कि आपका क्लास वर्क इंक्लूडिंग बी पार्ट ये आपका लाजमी है, पहले किया करें। थोड़ा बहुत होमवर्क होता है वो भी कर लिया करें। आपने 1.5 घंटे को नहीं छोड़ना एंड तक, एक्स्ट्रा टाइम किसी वक्त देने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऐसे ही पर्चा निकल जाएगा। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, साथ के साथ जोर लगाते जाना है, ठीक है, ताकि एंड पे बाकियों पे जोर लगे। वो आखिरी महीने में आपो-तपी पड़ी होती है, तो हर जगह पे जब जोर लग रहा होगा तो चलो इधर से थोड़ा सा पहले से लगा हुआ होगा तो ये थोड़ा सा आपको गुंजाइश दे देगा, वरना इसने आपको सांस नहीं लेने देना आखिरी महीने के अंदर। पहले बता रहा हूँ, कोई पार्ट भी आपका रह गया तो वो आपके आखिरी महीने के अंदर भी रहा हुआ होगा, अभी लिखवा लो, ऐसे नहीं होता। अब पढ़ाएं सर, बातें ना ज़्यादा किया करें। हाँ जी, कैरिंग अमाउंट इज, और बोलो 100 रुपये। टैक्स बेस क्या है? और यार वो भी कहते हैं लोन को लोन ही है यार, कोई डिफरेंस नहीं है, टेम्परेरी, कोई डिफरेंस नहीं है इनका। ये लोन हम भी लोन कहते हैं, ये भी लोन कहते हैं, इसके कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज है ही नहीं। तो टैक्स बेस क्या है? 0। 100, डिफरेंस इज 0। प्री पेड एक्सपेंसेज एट द ईयर एंड आर 100। प्री पेमेंट क्या चीज़ है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस का लेजर है, क्लोजिंग में प्री पेड, सारे एसेट है, ये सारी एग्जांपल्स ही एसेट्स की 100। अब एक्सपेंस के लेजर में इधर क्या आता है? कैश 100, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ इस क्लोजिंग को देखो, वो कहता है दीज आर डिडक्टेबल व्हेन, हम एक्रूअल पे वो कैश पे। तो करंट टैक्स में P&L उल्टा दो, रिवर्स P&L, रिकॉर्ड कैश। लेकिन वो उससे पूछा नहीं है, उसने इस MCQ में हमसे क्या पूछा? डेफर टैक्स, बल्कि उसमें भी क्या बताओ? टैक्स बेस। बोल दे नहीं, वो बोलेगा, आप ही बोलेगा, टैक्स बेस बताओ। तो टैक्स बेस बताओ, अगर वो कैश पे हैं, हम एक्रूअल पे हैं, तो कैरिंग अमाउंट इज टैक्स बेस नॉट इज। ओके, ये मैं बाद में करता हूं, कोई इतनी खास चीज है नहीं, करेंगे, लेकिन आप बता देना किसी वक्त, ठीक है। जरा डिस्कशन ज्यादा है। पिछले सफ़े पे आओ अगेन, ज़रा मैंने कहा 1-2 लाइबिलिटीज़ को भी कर लें, अब कर लेंगे आप इंशाल्लाह, लेकिन कोई एक करवा देता हूँ। जैसे करंट लाइबिलिटीज़ में पड़े हैं एक्रूड एक्सपेंसेस, बिल्कुल वही तरीकाकार है आपका, ठीक है। तो एक्सपेंसेस हैं और एक्रूड है, मतलब क्लोजिंग पेबल, ये मतलब होता है ना एक्रूड एक्सपेंस का। ये एग्जाम्पल्स ऑफ लाइबिलिटीज़ की हैं, ऊपर हेडिंग ना देखना, वैसे ही देख लो, पढ़ के पता लग रहा है, 100 रुपीज़ की, ठीक है। तो इसका मतलब 100 बैलेंसिंग इधर आ रहा है, एक्सपेंस के लेजर में इधर एक्सपेंस की फिगर आती है P&L वाली, यानी हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया एक्रूअल को फॉलो करते हुए। टैक्स वाले क्या फरमा रहे हैं? रिलेटेड एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेज ऑन पूल। हम तो एक्रूअल पे, वो हैं कैश पे।
तो कैरिंग अमाउंट इज टैक्स बेस नॉट इज, ठीक है। और भाई इसी तरह से करंट लायबिलिटीज में एक्रूड एक्सपेंसेस पड़े हैं, कैरिंग अमाउंट 100 है, रिलेटेड एक्सपेंस जो है वो ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस है, ये बना लेते हैं। एक्सपेंस एक्रूड है, बोलो, तो क्लोजिंग पेएबल है, कितना जी, क्लोजिंग पेएबल 100। उसके बाद एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके, बड़े टेक्निकल हैं। इधर बैलेंसिंग फिगर आ गई एक्सपेंस की, अब हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, हालांकि पे नहीं किया। टैक्स वाले कह रहे हैं हाँ हाँ रिलेटेड एक्सपेंस को ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है फॉर टैक्स पर्पसेस भी, मतलब हमने जिसको एक्सपेंस कहा इन्होंने भी उसको एक्सपेंस कहा। खान साहब को बताओ, आधा घंटा हो गया क्लास शुरू हुए। हाँ अच्छा जी, तो इसका मतलब हम भी एक्रूअल बेसिस पे, टैक्स वाले भी एक्रूअल बेसिस पे, तो कैरिंग अमाउंट भी इज है और टैक्स बेस भी इज है। तीसरा कौन सा होगा, वही फाइन पेनल्टीज आ गया परमानेंट। हाँ यार समझ तो जाया करो, इज तो बोला था ना। अच्छा फाइन पेनल्टीज डिडक्टेबल नहीं है और ये पेएबल है, पता है आपको, कर दोगे ना। ये लोन रिसीवेबल की कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, तो ऐसे ही लोन पेएबल के भी नहीं है, कैरिंग अमाउंट भी है, टैक्स बेस भी है, ये भी आप कर लोगे इंशाल्लाह। इसको देख लेना, सिर्फ आंसर चेक कर लेना, नीचे हुआ भी ऐसे ही पड़ा है वैसे बाय द वे जैसे आपको करवाया हुआ है, ओके और सही है। अब ये करने के बाद हम आते हैं इधर, टोटल कोई एमसीक्यू हैं जी इसके 23-24 हैं, 23। अब बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल एमसीक्यूज हैं, तो ये 24 एमसीक्यूज हैं। हिम्मत करोगे आज इंशाल्लाह इनको करने की, ठीक है, हिम्मत करनी है, जितने हो जाएं, आज नहीं तो फिर बाकी कल कर लेना, कल नहीं तो परसों। अब जो डिस्कशन अपलोड होगी ना, किधर से शुरू करोगे, शुरू से या एंड से? अच्छा चलो शुरू से भी करोगे, मैं देख लेता हूँ, कोई एक तरतीब लगा दूंगा, ठीक है, एमसीक्यूज की। बहरहाल आप जो कर लो उनको देख भी लेना, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इनमें ये अंडर ओवर प्रोविजन बड़ा टेक्निकल तरीके से टेस्ट हुआ होता है, ठीक है। आपको अंडर ओवर प्रोविजन की समझ नहीं आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको फिर समझाऊंगा, पर समझ आएगी क्यों नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। तो 60 के पार्ट बी में यहाँ तक का आप नोट कर लें, ये अटैच कर देना, ये लेट आने वालों को उसी के साथ ही मिलेगा, उनका पार्ट बी बड़ा हो गया, लेट आया ना, ठीक है। पार्ट बी के स्टार्ट में ये जो 15-20 मिनट हमने बात की है, 15 मिनट तो की होगी तकरीबन, ये उसके स्टार्ट में लगा दूंगा, उसके आगे एमसीक्यूज़ की डिस्कशन होगी। लेकिन आप पहले एमसीक्यूज़ कर लें, ट्राई कर लें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। और जो नहीं होंगे उनको भी कोशिश करके पहले खुद देखें, सॉल्यूशन से एक बार देख लें, बाद में कुछ ना कुछ करके फिर डिस्कशन पे जाएंगे तो बहुत 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 फ़ायदा होगा, ठीक है, ओके। मैंने पहले ही बनवा लिया था, लेकिन वो 60 जो बी है वो अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तोड़े ना इसको, लेक्चर चालू रखें, यहाँ तक हम खुद ही तोड़ लेंगे, तोड़ के इसको उधर लगा देंगे, बंद करने का नहीं कहा। IAS 12 के 1-2 एमसीक्यूज़ करके छुट्टी देनी है। हाँ, ये IFRS 8 के एमसीक्यूज़ हो गए। क्लास है किस चीज़ की, चलो जाओ निकलो यार। IAS 12 के एमसीक्यूज़ तो करने हैं, मैं कहता था कोई एक तो हो जाए कम से कम, कोई एक कराता हूँ सिर्फ, चलो एक करवाता हूँ और फिर सारे होमवर्क में। नहीं ये नहीं कि मैं करवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आपको थोड़ा सा ना उसकी मजाज का पता लग जाएगा। फिर 1-2 सिर्फ मसला करेंगे, वो मसले वाले फिर इंशाल्लाह आप खुद आइडेंटिफाई करोगे, मैं भी करवाऊंगा, लेकिन मिजाज का पता लग जाए ना कि करना कैसे, टैकल कैसे करना है इसको। पहुंच रहा हूं जी, ऐसे ना करें, कोशिश करें शायद चला जाए, नहीं जा रहा, बदतमीज। जूम मीटिंग वाले भी अब नज़दीक आ चुके हैं, पहुंचना चाहिए। टॉल लिमिटेड, पहले वाला ज़रा इजी है इसलिए टॉल लिमिटेड। हाँ जी ये करिएगा। अच्छा टॉल लिमिटेड, टॉल लिमिटेड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग: इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर, over provision in relation to previous year, opening deferred tax liability, closing deferred tax liability,
व्हाट इज द इनकम टैक्स एक्सपेंस? टैक्स एक्सपेंस भाई याद रखो, टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? करंट टैक्स भी और डेफर्ड टैक्स भी, ठीक है। बस ये बात आप जहन में रख के चलना है, ठीक है। अब जो चीज़ें उसने बताई हैं वो डाटा लिखते जाते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर है, ये CTE डेबिट CTP क्रेडिट ऐसे ही था ना, तो ये 60 जो है ये तो CTE बन गया। क्या ख्याल है? इसको यही ना लिख लें CTE, ऐसे ही CTE डेबिट CTP क्रेडिट, और फिर DTE डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 60 आ गया जो लिखा करते थे, डेबिट तो पॉजिटिव, ऐसे ही है, डन। उसके बाद ओवर प्रोविजन, CTE प्रायर कुछ याद आ रहा है? ओवर प्रोविजन, पिछले साल प्रोविजन ज्यादा की हुई थी तो इस साल क्या करेंगे? कम करेंगे। ओवर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन को कम करना, यानी कि प्रोविजन ज्यादा थी, हमने ज्यादा एक्सपेंस बुक किया था, आप कम करेंगे। तो कम करने की एंट्री होती थी CTP डेबिट CTE प्रायर क्रेडिट। क्रेडिट मतलब रिवर्सल, 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 रिवर्सल। याद आया? अब सिर्फ रह गया है क्या? ये अगर ये निकल आए ना तो टोटल जो होगा वो उसने रिक्वायर किया होगा। असल में ये इस तरह के MCQ हैं तकरीबन सारे ही, पढ़ा आपने सारा हुआ है, सिर्फ आपको ये इस तरह थोड़ा सा समझने की जरूरत है ध्यान से पढ़ के। टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? करंट टैक्स भी और डेफर्ड टैक्स। डे 1 से कहता आ रहा हूं, उसने टैक्स एक्सपेंस ही तो पूछा है। क्या ख्याल है? तो अब आगे क्या दे दिया उसने? ये तो चलो हो गया, 4.5 वाली एंट्री हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूं? अगला काम क्या करूं? DTL ओपनिंग कितना कह रहा है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग 2.6, क्लोजिंग 3.2। अब आगे आने वाले कुछ सवालों में क्या होगा? रीवैल्यूएशन भी होगी। सवाल यही होगा, रीवैल्यूएशन भी बीच में आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? रीवैल्यूएशन वाली वर्किंग होगी, DTL वाली चीज निकलेगी, जो DTL वाली बैलेंस होता था, ठीक है, वो पहले इधर आएगा, फिर DTE निकलेगा, फिर इधर जाएगा और फिर आंसर आएगा। अभी ये नहीं है बस, ठीक है। तो बताओ जी, DTE बैलेंसिंग कितना आ रहा है? इधर आ रहा है DTE 0.6, अब 0.6 इधर है। DTL क्रेडिट, DTE डेबिट, डेबिट मतलब चार्जिंग पॉजिटिव, ठीक है। आंसर बताओ 56.1, तो है कोई ऑप्शन? डी। समझ आइए बात की, ये तरीका होगा। अब बाकी मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा तो तंग करेंगे, तंग नहीं कोई भी नहीं करेगा इंशाल्लाह। बस फर्क जो पड़ेगा मैंने वैसे ही बता दिया आपको। मैक्सिमम फर्क क्या आ सकता है? रीवैल्यूएशन आए, रीवैल्यूएशन आ जाएगी तो रीवैल्यूएशन की भी एक वर्किंग छोटी सी करोगे, वहां से DTL के कॉलम वाली फिगर, टैक्स वाली फिगर उठाकर पहले इधर लिखोगे, फिर DTE निकालोगे, फिर इधर जाएगा और ये टोटल जो है उसे रिक्वायर किया हुआ होगा, ठीक है। ये पहले वाला, चलो पढ़ो इधर। ये मैंने वो कुछ आपको एग्जांपल्स दी थी होमवर्क में, याद है? IAS 12 की कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क में दी थी, आपको याद तो नहीं होगा, जिसमें कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस आपने निकालनी थी, बस उसके साथ ही ये MCQs हो जाते थे। IAS 12 मेरा कहाँ गया? मेरा IAS 12 गुम हो गया बच्चों। अच्छा, ये CAF 1 में कैसे मिलेगा? मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। वो जा भी नहीं रहा, होम पे भी नहीं जा रहा, कोई बटन पे तो नहीं इसका। ये सब साजिशें आप लोगों की, आपने मेरे कंप्यूटर के साथ भी कोई ना सेटिंग की होती है। हाँ, शुफ शुफ राती कितने सी तुसी? शुफ शुफ सो गए होने हो तुम, है ना? जब फिर तुम्हारी शुफ शुफ बंद हुई, सो गए तुम और फिर वो हार गए, है ना? सफा नंबर बताओ यार, फजूल आदमी, दुख ताज़ा कर दिया। इंडिया को हराएंगे और फिर आयरलैंड से हार जाएंगे। पहले बॉब वुलमर गया सी, आज की गैरी कर्सन ने जाना है, तो बड़ा पसंद था गैरी कर्सन। 304 बेटा, ये वाली एग्जांपल्स, ठीक है। ये इन्हीं के बेस पे MCQs काफ़ी सारे बीच में होने थे, ठीक है, जिनमें से एक ये भी है। A piece of machinery cost 5 lakh, tax depreciation to date has amounted to 2,20,000 and depreciation charged in the financial statement is 1 लाख। सफ़ा नंबर नहीं पता लग रहा होगा, 451। ज़रा पढ़ें ये MCQ 1, जल्दी से पढ़ें, मैं पानी पी लूँ।
जी बच्चों, एन तो साइड पे करो, एनू। अच्छा वैसे ये अप्रोच जब मैंने सिखाई थी तो आपको चाहिए था आप लग जाते, सारे सवाल करके परे मारते, पर नहीं, आप तो आप हैं। हाँ जी, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स, ये मुझे जो चाहिए होंगे कॉलम शॉलम। जी पढ़ो जी। कहता है अ पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 500 और जिसकी टैक्स डेप्शन टू डेट है 220, तो 500 माइनस 220 करो जरा, 280, ये टैक्स बेस आ गई। डेप्शन चार्ज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू डेट इज 100, कैरिंग अमाउंट 400 आ गई। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 30%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू IAS 12। अब पहले अब पूरा वाला काम पूरा कर लेते हैं जी। कितना डिफरेंस है? 100, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा टैक्स बेस से तो, हाँ जी, और रेट है तो 30 पूरा 36 की डेफर टैक्स लायबिलिटी। अच्छा 30% जी। अब वो कहता है क्या सही है? कहता है डेफर टैक्स लायबिलिटी इन रिलेशन टू एसेट इज 36, ये सही लग रहा है। फिर नहीं, डेफर टैक्स, अच्छा वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो ठीक है, ये तो करेक्ट है। चलो मैं ये लिख देता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ, करेक्ट करेक्ट। अब ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स बेस ऑफ एसेट इज 280, करेक्ट है, करेक्ट है। देयर इज अ डिडक्टेबल डिफरेंस, ये सही नहीं है, ये क्या है? इनकरेक्ट। मैं बाद में देखता हूँ वो क्या पूछ रहा है यार, ऐसे परेशान करते हो, मैं बाद में देखता हूँ वो क्या कह रहा है। करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट बाद में पूछ, आ गई जी। देयर इज अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ये क्या है? करेक्ट। अब देखो क्या कह रहा है, वो कहता है द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गॉट इट? हाँ जी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन, टाइम तय कर लेते हैं जितनी देर तक आप, 4 बजे तक चलते रहे, 4 बजे तक 20 मिनट जैसे आप कहेंगे। नहीं यार, इंसान बनो। वो IFRS 9 के लिए MCQs मैंने कहा वो कर लेना, IAS 12 के तो नहीं ना कर सकूंगा फिर। आई नो आप बहुत मिस कर रहे हैं IFRS 9 को, बट कर ले इंशाल्लाह। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन, कल की क्लास ले गए चले, पहले रात को मैच देखते रहे, अभी जिस्म टूट रहा है। बेटा संडे ऑन करें ना अगर, तो वो 9 ज़िल-हज होना है जो हालात लग रहे हैं, ये तो चांद चढ़ने पर है। ये वाला संडे, ये संडे ना ऑन कराओ यार, मैंने डेथ में स्ट्रेचर पे लाके लेके आएंगे, मुझे लेके जाएंगे। बेटा चुरी लैके आई फिर कल ही कर दे मैनू कुर्बानी का की है। एस्टीमेटेड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कैंडल। चलो यार 10-15 मिनट तो पढ़ो, चाह आने तक तो पढ़ो। एस्टीमेटेड इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर इज, ये क्या है? एस्टीमेटेड इनकम टैक्स फॉर द ईयर। देखो भाई CTE DTE ये आया करते हैं MCQs में, ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रायर वाला हुआ तो फिर वो भी साथ ही आ जाएगा, ओके। अच्छा, एस्टीमेटेड इनकम टैक्स 2021, सितंबर 2021 ये हमारा साल है, ऐसे ही है। एस्टीमेटेड इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर 2020, ये तो पिछला साल है। ओ 30 सितंबर 2021, हम खड़े हैं 21 में, और ये कौन सा है? पिछले साल का टैक्स, पिछले साल का टैक्स पता नहीं क्यों दे रहे हैं। आगे बढ़ो। हमने अंदाजा लगाया था 75 का टैक्स पिछले साल, इनकम टैक्स जो पे किया FBR वालों को। अच्छा भाई 19 का टैक्स, 19 वाले साल, 20 वाले साल का टैक्स 20 में तो नहीं पे होता ना, ठीक है, वो 20 के बाद ही पे होगा ना। अब बोलो इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर, तो हमने जब इसको हम पे करने गए तो हमें कितना पे करने पड़ा FBR वालों को? 80। अब हमने प्रोविजन बनाई थी 75 की, पे करना पड़ा 80, मतलब हमने कम प्रोविजन बनाई हुई थी। कम प्रोविजन बनाई हुई थी, बोलो प्रोविजन बढ़ानी पड़ेगी। ये ओवर प्रोविजन थी या अंडर प्रोविजन थी? अंडर प्रोविजन थी, बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम एक्सपेंस को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। कम प्रोवाइड किया हुआ था तो CTE डेबिट, CTP क्रेडिट, लेकिन इसके साथ क्या लिखा करते थे? प्रायर, तो ये यहाँ पर आ जाया करता था CTE प्रायर भी, ठीक है। और बोलो कितना कितना कितना? 5, ये 5 समझ आता है, ये 5 आ गया। आगे कहता है
एस्टिमेटेड इनकम टैक्स फॉर द ईयर 21, ये कितना है 83। आगे सवाल चुप है तो DTE कोई नहीं है, तो बताओ 88 बन रहा है, कोई है ऑप्शन सी। समझ आती है बात की? ये इस तरह के MCQs हैं, बड़े मजे मजे के। होम लिमिटेड जी, होम लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेज इंक्लूडेड इन इट्स ट्रायल। ट्रायल में नजर आ रहा है टैक्सेशन है, टैक्सेशन और क्रेडिट, टैक्सेशन और क्रेडिट समझ नहीं आ रही, चलो अल्लाह खैर करेंगे। अच्छा, डेफर टैक्स, डेफर टैक्सेशन ये क्रेडिट। अच्छा, अब 30 जून 14 वाला ट्रायल है, इसके अंदर जो डेफर टैक्स नजर आ रहा है तो ये 30 जून 14 का क्लोजिंग ही होगा ना? बोलो। नेवर, नहीं नहीं नहीं, बहुत कम ऐसा हो सकता है। असल में याद रखिएगा, आप असल फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये जाके पढ़ेंगे ना जब ट्रायल आएगा, तो याद रखिएगा डेफर टैक्स का की एंट्री जो है वो साल के एंड पे एक बार हम कैलकुलेट करके करते हैं। तो ट्रायल में पड़ा हुआ डेफर टैक्स तब तक मैं क्लोजिंग नहीं कह सकता जब तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन चुप ना कर जाए। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ने ऐसी कोई बात बता दी कि कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स एक्सीड टैक्स बेस बाय इतने, टैक्स रेट इतना, तो ये क्या बता रहा है? ये आपको क्या बता रहा है? डेफर टैक्स कैलकुलेट करने का डाटा दे रहा है। अगर उसने ये डाटा दिया हुआ है इसका मतलब ये ट्रायल वाला कौन सा है? ओपनिंग। क्लोजिंग तो आपने निकालना है यहाँ से। और अगर ऐसी कोई बात ना होती, अगर कोई ऐसी बात ना होती तो फिर मैं मजबूरन कहता यही ओपनिंग है यही क्लोजिंग है, कोई चेंज नहीं होगा फिर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रायल के अंदर हमेशा ओपनिंग पड़ी होती हैं। जैसे आपका ओपनिंग पड़ा होता है कैपिटल, चलो कैपिटल तो आप बड़े हो गए, अब तो शेयर कैपिटल आता है। आपकी ओपनिंग पड़ी होती है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। क्यों? डेप्शन की एंट्री साल में एक बार आखिर में जाके होती है। आपको ओपनिंग पड़ा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्यों? ईयर एंड के ऊपर अंदाज़ा लगाते हैं इतने डेटर्स हैं, प्रोविजन का रेट लगाकर आप उसको चार्ज कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही। डेफर टैक्स का भी बैलेंस चाहे एसेट हो चाहे लायबिलिटी, ये ट्रायल में जो पड़ा होगा, ट्रायल के अंदर जो पड़ा होगा, ये ट्रायल है, ट्रायल, ठीक है। ट्रायल के अंदर आपको ये जो नज़र आएंगे ये नॉर्मली ओपनिंग ही होंगे, क्योंकि इनके अंदर पूरा साल कोई एंट्री नहीं होती। डेटर का लेजर है, कभी भी ओपनिंग नहीं होगा। कैश एंड बैंक है, वो ओपनिंग नहीं पड़ा होगा। वो गलत क्लोजिंग तो हो सकता है, ओपनिंग नहीं हो सकता। गलती कोई है सही कर लेंगे, लेकिन गलत क्लोजिंग हो सकता है, लेकिन ओपनिंग नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, क्या एसेट्स? तो बेटा ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग तब होंगे जब एडिशन बुक ना हुआ हो। अगर हुआ हो तो क्लोजिंग भी हो सकते हैं बेटा। डेप्रीसिएशन की वजह से तो एसेट नहीं छिलता। एसेट का अकाउंट तो अलग से कॉस्ट पे बन रहा होता है। वो तो एसेट अकाउंट को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं, बुक वैल्यू प्रेजेंट करते हैं। एसेट अकाउंट तो कॉस्ट भी होता है। चलें फिलहाल जिनका बताया उनकी बात सुन लें, फिर ट्रायल जब पढ़ेंगे जाके फाइनल अकाउंट में तो फिर समझा भी दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे इंट्रो वाला काम है, ये है नहीं मेरे ज़िम्मे। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि ये ओपनिंग है मैंने कहा, और ऊपर टैक्सेशन की मुझे समझ नहीं आ रही थी। आगे कहता है द टैक्सेशन बैलेंस। अब ये उसकी बात कर रहे हैं, टैक्सेशन बैलेंस जो ऊपर नहीं आ रहा, ये इसके बारे में कुछ बता रहा था। टैक्सेशन बैलेंस रिलेट्स टू एन ओवर प्रोविजन। अब क्या हुआ जी? ओवर प्रोविजन हो गई है। क्या हो गया? ओवर प्रोविजन हो गई है, तो अब इसको कम करना पड़ेगा। अब वो देखो ना, क्रेडिट पड़ी हुई है, तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? हाँ, ये ओवर प्रोविजन है, मतलब ओवर प्रोविजन है। CTP को डेबिट करके CTE ओवर प्रोवाइड कर दिया, तो आज क्या करेंगे? थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, ठीक है। आ जाए आप, आ जाए। अच्छा जी, अब ये देखो CTE, DTE और CTE प्रायर की बात करें तो सबसे पहले मुझे क्या मिल गया है? CTE प्रायर। CTE प्रायर ये क्या है जी? ओवर प्रोविजन है। ये क्या है? ओवर हो गया पड़ा। ओवर कोई हुआ हो तो उसको बंदा क्या कहता है? चल चल, ओवर हुआ, चल, ठीक है। तो ओवर हो गया था एक्सपेंस, उसको क्या कर दो? कम। CTE प्रायर और CTP डेबिट जी, कितने से? 4000 से, ठीक है। तो ये 4000 आ गया। अब CTE प्रायर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट। डन, सही है। आगे बढ़े। एट 30 जून 14 द डायरेक्टर एस्टिमेट दैट प्रोविजन नेसेसरी फॉर टैक्सेशन और करंट प्रॉफिट इज, ये क्या है?
प्रोविजन फॉर, और भाई 31 जून 14 पे डायरेक्टर्स एस्टिमेटेड दैट प्रोविजन नेसेसरी फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है, 2000 करंट ईयर 2014 वाले साल की प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स किसे कहते हैं, करंट टैक्स को। इस साल का करंट टैक्स कितना है, अंदाजा है जी इनका कितना, CTE ये। ओके डन। ये 15 की समझ आई है, चार ध्यान नहीं लगे रहना, 15 की समझ आई है तो बताओ, वरना मैं आगे नहीं जा रहा। आगे वो कहता है, अच्छा ये अब हो गया, अब उसके बाद वो कहता है ऑन, अब ये जरा ओपन करें, ये देखो ना जी, कैरिंग अमाउंट ऑफ HL's नॉन करंट एसेट एक्सीड टैक्स WDV बाय इतने, तो इसका मतलब उसने DTL/A का मुझे डाटा दे दिया, और फिर मैं कैसे कह दूं कि ये ट्रायल वाला क्लोजिंग है, ये तो ओपनिंग लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट 12,000। और बोलो अब मुझे बताओ, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स वाली वर्किंग के अंदर उसने हमें क्या चीज़ बताई है इस वक्त, द कैरिंग अमाउंट ऑफ HL's एसेट्स एक्सीड टैक्स बेस बाय 30, यानी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से 30 से, तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनेगा, और इस पर रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, वो जो भी है लगा के आंसर बताओ, नीचे देख लो ना बेटा, ये 30% टैक्स रेट इज 30%, कितना आया 9 की डेफर टैक्स लाया, तो क्लोजिंग में डेफर टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई 9। अब बताओ जी, 3 रुपये का DTE इधर आ रहा है, अब इसकी एंट्री क्या बन रही है, DTL/A का अकाउंट डेबिट, DTL/A डेबिट और DTE क्रेडिट, तो टोटल कितना बन गया बताओ जी, कितना 8, नीचे है को ऑप्शन 8 वाला, ये C। बस 15 मिनट और पढ़ना है, चाय खत्म होते ही फिर चले जाना, ठीक है, चुप है, मेरी चाय खत्म होते ही। यार ये गर्म हो के थोड़ी होगी, मीठी बहुत हो गई है, ये किसी की चाय तो नहीं ले आए? इन्नी सारी चाह दे भी 2 पा देंगे यार, तुम भी लकीर दे फकीर बने, देखते लिया करो, जितना एक चाय दो जितनी चाय पहले हो, जितना मीठा उसमें डाला जाता हो, चाय आधी हो जाए तो मीठा भी आधा कर देना चाहिए ना। तो भाई ये रीवैल्यूएशन वाला है, करें, रीवैल्यूएशन वाले इकट्ठे ही करते हैं, 7 पे आ जाओ पहले, जिन में रीवैल्यूएशन है ना वो इकट्ठे ही करते हैं। 1 मिनट, वैसे तो अब रीवैल्यूएशन वाला अभी भी करके हटे हैं, अभी भी हम सवाल करके हटे हैं, तो वो आपके लिए मसला नहीं होने चाहिए, लेकिन चलो कोई एक आधा इनमें से करवा भी दूंगा, लेकिन फिलहाल जरा आ गया हो 7वें पे, पढ़ो जरा 7वां, पढ़ो जब तक मैं 2-4 घूंट लगा लेता हूँ, पढ़ो। ये जुमला समझा रहा है आपको कुछ, कंपनी के ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस पड़ा है 2.1 का, ब्रॉड फॉरवर्ड करंट टैक्स भी ब्रॉड फॉरवर्ड हो सकता है, वही अंडर ओवर प्रोविजन वाली लड़ाई हर MCQ में आ रही है, ठीक है, और डेफर टैक्स का ओपनिंग कितना आ रहा है 5.4। अब वही चीज़ उससे मांगी हमसे क्या हुई, असल में ये चीज़ मांग रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी शोन इन एज इनकम टैक्स, ये सारों में यही था, मैं माजरत में ज़रा जज्बात में आगे चलता गया। ये देखो व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये तो उस दिन बताया था, व्हाट फिगर विल बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंस में करंट भी होता है और डेफर भी होता है और प्रायर भी होता है, आपको पता है, ठीक है। ये देखो व्हाट इज द चार्ज ऑफ टैक्सेशन, करंट टैक्स डेफर टैक्स, यहाँ पे भी वही है, चार्ज ऑफ टैक्सेशन सारा कुछ वही चल रहा है, यहाँ पे भी वही है, इनकम टैक्स CTE DTE और CTE प्रायर नजर आ गया ना मुझे। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है 2.1 मिलियन का ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट में पड़ा है, इसको खत्म करने के लिए क्या करना है, क्रेडिट ही करना है ना। बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी देख कर आ रहे थे हम, ट्रायल के अंदर अगर आपके डेबिट साइड पर प्रोविजन आ रही है पिछले साल की, तो मतलब यही होता है, तो डेबिट उधर लिखते हैं दोस्तों, डेबिट क्रेडिट जी, पहले जरा आ गया मैं उधर देख दो जी, बेटा डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है, 2.1 डेबिट साइड पे पड़ा है,
बोलो। अभी यहाँ पे देख कर आ रहे थे, ट्रायल की शक्ल भी नजर आई थी कहीं पे, तो आगे निकल गए। ये नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ये सवाल में लिखा हुआ था, ये देखो, ये क्रेडिट लिखा हुआ था, तो हमने इसको क्या कहा था, इसको खत्म करने के लिए इसको डेबिट करो। ये सीटी, ये करंट टैक्स पेएबल ही होता है ना। असल में होती कहानी पता है क्या, मैं अब आपको समझाऊं, बड़ी आसान सी बात है। हमने एक्सपेंस बुक किया, दो 2020 में खड़े होकर हमने एक्सपेंस बुक किया, टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस, एडा लंबा कौन लिखे, अब बात भी लिखना पड़ा दोबारा, सीटीई डेबिट और सीटीपी 100 रुपये का हमने एक्सपेंस बुक किया अंदाजे से। ठीक है, ये एक्सपेंस कब बुक होता है, जब ईयर के एंड पे खड़े होकर आप जो है वो, मिसाल के तौर पे मेरा ईयर एंड हुआ ये अब 30 जून आ गया ना, जो 30 जून 2020 में मेरा साल एंड हुआ, मैंने ये अंदाजे से टैक्स बुक कर लिया, वही करंट टैक्स वाली वर्किंग शर्किंग करके, ठीक है ना, ये सारा कुछ मैंने कर लिया। अब जब 2021 शुरू हो जाएगा ना, यानी 2021 का मतलब है अभी 1 जुलाई 20 से ऑनवर्ड्स टैक्स ईयर जैसे होता है, तो 30 सितंबर तक टैक्स जमा कराना होता है, तो मैंने कहा जी चलो मैं जाकर 20 सितंबर को टैक्स जमा कराता हूँ अपना 20 ही, ठीक है, और सही है। जब मैं टैक्स पे करने गया तो टैक्स वाला ने मुझे देखते ही कहा यार 100 रुपया नहीं, तुम्हारा तो बनता है 120। तो सीटीपी कितने से डेबिट कर दिया हमने, घर से हम लेकर गए थे, या आसानी कर लें चलो, आप में वो कहता है कि भाईजान 100 रुपया नहीं, आपने तो 120 रुपये देने हैं। अब हम घर से लेकर गए हुए थे 100 रुपये, तो हमने वो 100 रुपये तो जमा करवा दिए, जेब से निकल गया। अब सीटीपी कितने से डेबिट हुआ है, 100 से। वैसे इकट्ठा करना है तो कह दो आप, उन्होंने कहा जी 120 आपके बंदे थे, हमने कहा यार फिर 20 दे देंगे, यानी कि आप इसको अलग अलग करें ना, तो ये 100 इस तरह से करके 100 चला गया, और बाकी जो 20 रुपये थे वो आपके लिए क्या बन गए, सीटीपी। लेकिन ये सीटीपी 2021 के ट्रायल में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये क्या है, ये 20 रुपये का एक्सपेंस बढ़ा है आपका, यही तो मैं सीटीई प्रायर कह रहा हूँ, एक्सपेंस को बढ़ाओ। एक्सपेंस बढ़ेगा कहाँ पर, आपकी टैक्सेशन, टैक्स एक्सपेंस के अंदर ये एक्सपेंस बढ़ जाएगा, सही है। लेकिन अब मसला क्या है, जब अब ये रेंट के ट्रायल में जाओगे डेबिट और क्रेडिट, तो आपको क्या नज़र आ रहा होगा, एक पेएबल नज़र आ रहा होगा 20 का, क्या है वो जी, अंडर प्रोविजन थी पिछले साल की। अच्छा ऐसे ही उल्टा दें बात को, 100 का अंदाज़ा था कि टैक्स पे करना पड़ेगा, बुक कर लिया, गए तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो सिर्फ 90 बनता है, तुम्हारा तो सिर्फ 90 बनता है। हमने कहा अच्छा ये तो बड़ी मज़े की बात हो गई, इसका मतलब ये हुआ घर से तो लेकर गए थे, सीटीपी डेबिट, सीटीपी डेबिट कैश क्रेडिट हो गया ना, ठीक है। अब ये तो ख़त्म करेंगे, अब देखो ये दूसरी तरफ ये आएगा। अब बताओ जी, ये 90 रुपये का, 100 रुपये का पेएबल था, डेबिट कितने से हुआ, तो अब क्रेडिट साइड पर कितना पड़ा रह गया, 10, वो वाला डेबिट ही आएगा, सही कह रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर भी सीटीपी लिखा होगा, अब इसको ख़त्म करना है तो डेबिट कर देंगे। बहरहाल अंडर ओवर प्रोविजन है, सीटीई प्रायर वाला मामला जो चल रहा होता है, ये वही वाला मसला कर रहा होता है आपको यहाँ पे। अब देखो वो कहता है ट्रायल बैलेंस शोज आ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट पर पड़ा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर दो इसको, तो सीटीपी क्रेडिट करो कितने से, और सीटीई मतलब ही क्या है कि आपने कुछ अंडर प्रोविजन की हुई थी, क्या किया हुआ था, अंडर प्रोविजन की हुई थी, तो डेबिट साइड पे आपका बैलेंस है, ख़त्म करने के लिए इसको क्रेडिट कर दो, ठीक है, सही है। तो सीटीई डेबिट, सीटीई प्रायर डेबिट और सीटीपी क्रेडिट, सीटियाँ बज रही हैं। नेक्स्ट द टैक्स, अच्छा ये लिख लो कितना जी, 2.1, डेबिट मतलब पॉजिटिव। नेक्स्ट द टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 16.2, डेबिट हो गया, एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स इज 13 मिलियन इन एक्सेस ऑफ देयर टैक्स बेस। यार ये कितना काम करवाऊँ अब मैं, तो समझ आ गई अब आपको टैक्स करने कैसे। जी बेटा जी बोलें। अच्छा पीपीई ग्रेटर, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से कितनी, 13, तो ये 13 क्या है, टैक्सेबल रेवेन्यू डिफरेंस, उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स, कितना बनता है टैक्स, हाँ कितना बनता है, 3.9 की डेफर टैक्स लायबिलिटी। अब ये लेजर में ले आओ, डेफर टैक्स लायबिलिटी, ट्रायल में कहीं पे ओपनिंग शोपनिंग नज़र आ रहा हो, उन्होंने बताया हो, कहीं बताया हुआ है, कंपनी ट्रायल बैलेंस शो डेबिट बैलेंस, ये 5.4 का क्रेडिट बैलेंस है, 5.4, और क्लोजिंग में क्रेडिट बैलेंस कितना आया अभी 3.9, तो डीटीई कितना आया
बैलेंसिंग 1 पॉइंट, ये 1.5, DTL डेबिट, DTE क्रेडिट। आंसर जितना भी आएगा कोई एक ऑप्शन होगा इंशाल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ लीज अरेंजमेंट आर ट्रू। लो जी, लीज आ गया, लीज आ गया, लीज वाले छोड़ो परे, इसको छोड़ो परे, मुझे बताओ क्या करते हो टैक्स में जब लीज मिक्स होता है तो हम पीएनएल को रिवर्स करते हैं। पीएनएल का मतलब राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लायबिलिटी वाला, और वो हमें कहते हैं रेंटल्स ले लो। और कैरिंग अमाउंट राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी इंटरेस्ट पेबल की होती है, टैक्स बेस नहीं होती। ऐसे ही है ना, पता नहीं अब ये पूछ क्या रहा है। डेप्शन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस शुड बी एडेड बैक। यस यस यस। रेंटल पेमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम। यस यस यस। Right of use has tax base of yes 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 yes. Lease liability have tax base of, ये सारे ही सही लग रहे हैं मुझे तो, हैं मतलब ये तो सारे सही है ना। डेल्टा आगे ढूंढ लेना खुद कौन सा है, ठीक है बेटा। डेप्रिसिएशन ही होगी, राइट ऑफ यूज डेप्रिशिएट होता था, राइट ऑफ यूज डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिसिएशन लेते थे हमेशा, कभी हमने अमोर्टाइजेशन नहीं ली थी। अमोर्टाइजेशन कब यूज़ किया था, वो तो इंटेंजिबल के लिए। बेटा ये लीज्ड एसेट है, लीज IFRS 16 एसेट की ही डेप्शन। हाँ वो एसेट ही है ना हमारा, लीज्ड एसेट है, हमने आज तक उसको डेप्शन ही कहा था। आप अमोर्टाइजेशन कह लें अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही, ठीक है, ट्रीटमेंट तो सेम है ना। ओके सही है, और सही है बच्चे हो, और की करी जाते हो, क्यों मनु परेशान कर रहे हो। ठहरो छुट्टी देता हूँ, वीनस पे आओ ना ज़रा, वीनस पे। चलो ये अब एंड पे जा रहे हैं ना, अब एंड पे जाते जाते मैं IFRS, ये थोड़े से तो हैं IFRS वो रिवैल्यूएशन वाले फिलहाल छोड़ के चलता हूँ, देखते हैं कितनी जल्दी होते हैं। अगर जल्दी हो गए ना तो फिर एक आधा वो करके 3:30 बजे छुट्टी। ओके 3:30 बजे डन। मैं मैसेज भी कर देता हूँ कि मैंने निकलना है, जिनको मैंने करना है मैसेज, ठीक है। चलो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अरे ये MCQ पढ़ो, घर पे तो आप लोगों ने पढ़ना नहीं है, इसीलिए बुला के पढ़ा रहा हूँ। सॉरी, वीनस लिमिटेड पढ़ लिया, आंसर निकाल लिया सही नहीं, साथ वालों से बातें शुरू कर दी थी जी हमने। VL's असिस्टेंट अकाउंटेंट एस्टिमेटेड टैक्स एक्सपेंस CTE की बात कर रहा है, ऐसे ही है वो जिसकी ये एंट्री करते हैं। फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18 एट 43,000। हाउएवर ही हैड इग्नोर्ड डेफर्ड टैक्स। एट 1 जनवरी 18 VL's डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ₹13,000। VL हैड कब 1 जनवरी 18 पे। DTL का अकाउंट बना लेते हैं यार। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्लोजिंग कितनी है 130, नहीं सॉरी ओपनिंग मादरत जी, कितना 180 130। ओके ओके ओके। एट 31 दिसंबर 18 VL हैड टेम्परेरी डिफरेंसेज ऑफ। अच्छा अब यहाँ पे एक मसला आता है, वो मसला ये है कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स वाला जो काम होता है, यहाँ पे डिफरेंसेस कितने हैं, हैव टेम्परेरी डिफरेंसेज ऑफ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये टैक्सेबल हैं या डिडक्टेबल है, कैसे कहाँ लिखा हुआ हैड टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा मैं परेशान हो रहा था, मैं तो बताने लगा था जुगाड़ क्या लगाना है, लेकिन कोई नहीं, लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं जी। टैक्सेबल टेम्परेरी, मैं ये कहने लगा था कि अगर नहीं लिखा हुआ तो ओपनिंग में अगर लाइबिलिटी है तो फिर अज्यूम ये कर सकते हैं क्लोजिंग में भी होगा, लेकिन वो फिर वैसे तो और ख़तरनाक तरीके से फाइनल अकाउंट में जाके ये काम करना है हमने, ठीक है। वो यूँ कह देगा कि द डिफरेंस ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज्ड ओवर लास्ट ईयर बाय, तो वो टैक्सेबल को ही बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है।
चलें बहरहाल कितना आता है टैक्स रेट, कोई कितना है सवाल में? 25%। जी बोलो 90,000 और टीटीडी के बेटे का नाम, तो क्लोजिंग 90। जी कितना आ गया डीटीई? 40। डीटीई बैलेंसिंग आ गया 40 और ये सीटीई तो पहले ही लिख लिया था, डीटीई पहले लिख लें जी। डीटीई का ये वाला अकाउंट जो है, ये जो ऊपर अकाउंट नज़र आ रहा है ये डेबिट हो रहा है और डीटीई क्रेडिट हो रहा है और सीटीई डेबिट हो रहा है, तो नेट में 3 पॉजिटिव है। कोई ऑप्शन? ऑप्शन है ही नहीं देख लें, यही होना चाहिए वैसे 3, क्योंकि उसने क्या पूछा हुआ है, व्हाट विल बी रिकॉर्डेड एज टैक्स एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। टैक्स एक्सपेंस तो आएगा 3 रुपीज़ का टैक्स एक्सपेंस है, चेक कर लो यही है। चलो आगे बढ़े 18 रीवैल्यूएशन आ रही है, छोड़ो इसको। 19 इसको भी छोड़ें, अभी आसान आसान काम करा रहा हूँ, जंप करके ज़रा आए ना वापस। कौन सा रह गया था यहाँ से? ये सारे ही रहते हैं, ये ना कर लें पहले, 17 ही कर लेते हैं, चलें तरतीब में चलने दें काम को। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है जी। भाई को तस्वीर बनानी तो बता देना, वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं है आप लोगों को। अच्छा जी 17 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल बैलेंस शीट के अंदर एनएल की इंक्लूडेड है फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में नज़र आ रहा है डेफर टैक्स 2011 का 2012 का क्लोजिंग है। बोलो अगर मैं ये लेजर, वैसे उसने कौन सा साल पूछा है फॉर टैक्स चार्ज निकालना है फॉर द ईयर 30 सितंबर 2012, तो ठीक है इसी में ही घूमना है ना मैंने। तो डीटीएल का लेजर जो है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट से उठाए हैं 140 और क्लोजिंग 310। को मसला बस ये, अगर एमसीक्यूज हम ख़त्म कर लें तो कसम से मेरा तो बड़ा बोझ उतर जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं है। कर रहे हैं जितने हो गए हैं 3.5 तक इंशाल्लाह, 3.5 तक। को 5-7 मिनट ऊपर लगे तो वो तो नहीं ना बीच में आते, मेरी बात के 3.5 से ऊपर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। सीटीपी आगे देखो ना, आगे क्या कहता है, ये क्या है टैक्सेशन। टैक्सेशन कहाँ पड़ा है? करंट लाइबिलिटीज़ में, ये सीटीपी ही तो है, सीटीई डेबिट सीटीपी क्रेडिट। तो सीटीपी कौन कौन मजबूरी से बैठा हुआ है? क्या ऐसी मजबूरी है बेटा? है बेटा क्या ऐसी मजबूरी है? अच्छा मैंने कहा शायद साथ वाली ने कहा है कि कट्ठे ही जाना है, आराम दी बह जा, नहीं तो मैं रोटी नहीं खवानी आज जी मैं खवानी सी। ऐसा ही हुआ है ना, देखा मैंने लग गया सी पता। तो बड़ा ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है, बहुत आसान है, जल्दी से कर लें, ऐसे हो जाना ये ऐसे। क्यों जी? सबसे आसान ही यही है। ब्रॉड डाउन 100 कितना था 60 और क्लोजिंग है 130। अच्छा इतनी बात तो मैंने बैलेंस शीट से देख ली, कोई और भी गल दसो पाए। द टैक्स चार्ज इन स्टेटमेंट, ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त, इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहता लेकिन मज़े का ज़रूर कह रहा हूँ, स्टार, बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यू है, ठीक है। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। द टैक्स चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 30 सितंबर इज 270। ये क्या है? सीटीई है कि डीटीई है? टैक्स चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस। Oh my God, are you telling me that this is CTE? Not CTE, this is not DTE, not is, actually it is कितना, वैसे कितना था? 270 टोटल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा चलो आपकी मान लेता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स वॉज, यहाँ पे पेड आता है ना सीटीपी में, ये तो आप लोग वहाँ पे भी पढ़ के आए थे, वो FAR 1 के अंदर जब कैश फ्लो का टॉपिक करते थे, टैक्स का लेजर बनाते थे, टैक्स पेएबल, यही तो होता था। तो इधर क्या आना होता है? टैक्स एक्सपेंस सीटीई। अब हमें पता है करंट टैक्स ये होता है, डेफर्ड टैक्स भी कुछ होता है, तो अब हमें पता लगा। अब मसला ये है कि ये दो भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। मसला ये है कि यहाँ पर तो कोई पेमेंट नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं डीटीई या इधर या उधर आना तो होता है।
अब पूछ क्या रहा है वो, पूछ रहा है वो ये, अब कुछ ऐसा करो कि यहां तक पहुंच जाए। DTL को बैलेंस कर ले, इसमें पेमेंट नहीं आती, यहां से DTE निकल आएगा, ये DTE निकल आया तो यहां से बैलेंसिंग CTE निकल आएगा, ये CTE निकल आया तो यहां से बैलेंसिंग कैश निकल आएगा और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, लहराती लहराती गई है ये रिक्वायरमेंट। तो जरा शुरू करें जी, इसका बैलेंसिंग मैं ब्लू से कर देता हूं। कितना आ रहा है? 170। ये क्या है? DTE। DTL का लेजर डेबिट, DTE क्रेडिट, DTE क्रेडिट, DTE क्रेडिट, DTE क्रेडिट, ये यहां से निकल कर चला गया इधर। उसके बाद जी DTL क्रेडिट, हाँ सॉरी DTE डेबिट, सॉरी DTE डेबिट। अब यहां से वापस जाना है इधर, बैलेंसिंग निकालो। 100 पूरा, 80 90 पूरा 100। चलो अब ये 100 कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ से CTE निकला, ये CTE है ना, यहाँ से निकला और आ गया यहाँ पर। ठीक है जी, कितना आ गया? 100। जब ये यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे भी एक ही रह गया था, ये कितना आ गया? 100। या अल्लाह खैर। अच्छा MCQ वो है ही नहीं, मल्टीपल चॉइस है ही नहीं। चलो हाँ जी, पिक्चर ले, मैं भी साथ ऐसे करूँ जी। अच्छा लगा मुझे ये MCQ। असल में मैं वो अगले को छोड़ के जा रहा था, ये भी साथ ही जा रहा था। इसमें तो रिवैल्यूएशन नहीं थी ना, अभी मैं रिवैल्यूएशन वालों को छोड़ा है। हालांकि वो भी आप अब कर सकते हैं, लेकिन चलो मैंने कहा जरा एक तरह के एक साइड पे लग जाए, फिर दूसरी तरह के वो कोई एक भी करा दिया ना जाने से पहले तो फिर हुज्जत ताम हो जाएगी, फिर पर्चे में आ जाए उनमें से तो फिर आप ये नहीं कह सकोगे करवाया नहीं ना। इसमें रिवैल्यूएशन है। 19 पे आ जाए, 19 भी मैंने छुड़वाया था। 20 पे आ जाए, 20 भी छुड़वाया था। ये 19 20 एक जैसे ही है। 19 20 21 पे आए, ये जरा खत्म कर दें जरा, ये एक दफ़ा तो जरा एंड तो कर लेना, उसके बाद फिर देखते हैं कौन से रहेंगे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव राइज टू डेफर टैक्स? ओ, जहन के अंदर वो वाली एग्जांपल्स जो होमवर्क दी थी ना, वो लानी पड़ेंगी। कैरिंग अमाउंट, फिर टैक्स बेस, फिर डिफरेंस। भाई डेफर टैक्स अराइज होता है जब डिफरेंस आता है। डिफरेंस आता है टैक्सेबल या डिडक्टेबल, उस पर रेट लगता है। जब रेट लगता है तो उससे टैक्स आता है जो डेफर टैक्स होता है, लायबिलिटी या एसेट। मतलब अगर डिफरेंस आएगा किसी भी चीज़ से तो वो डेफर टैक्स का बायस बनेगा। इस वर्किंग वाला डिफरेंस पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। बैठ के खुद पढ़ाता रहता है, हम थक जाते हैं। तो तुम खड़े होकर पढ़ रहे हो। आज बच्चे और कम है, टर्न आउट बड़ा कम रहा है आज। क्या वजह है? वो ऐसे कुछ सवाल आइंदा से ना हम एक्स्ट्रा क्लास में साथ मिलाने, जैसे मैंने कल किया था ना, लक्स और सरप्राइज, ऐसा काम अब आइंदा से मैंने करना है टर्न आउट को बेहतर करने के लिए ना, ठीक है। सवाल साथ लगाऊंगा तो सिर्फ IFRS 9 के MCQ करने ही नहीं आए, वैसे थे भी आसान ही। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव राइज टू डेफर टैक्स? डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डेप्रिसिएशन। बेटा ये तो गिव राइज करते हैं। क्यों? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगर डिफरेंट हो, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगर डिफरेंट हो टैक्स डेप्रिसिएशन थे तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर नहीं होते। जब इनमें डिफरेंस आता है, मिसाल के तौर पे ये 100 है और ये 80 है, तो 20 का डिफरेंस आया। ये डिफरेंस जैसे पे टैक्स रेट लगा तो डेफर टैक्स लायबिलिटी बना करती थी, ठीक है। तो इससे तो डेफर टैक्स अराइज होता है। एग्जाम्पल ने बड़ी हेल्प की होनी है ना जो पढ़ी थी। एक्सपेंस चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बट नॉट अलाउेबल इन टैक्स, डिडक्शन नॉट अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड। अगर ये पेएबल भी होता था तो याद है हम कहते थे जी, मिसाल के तौर पे 5 रुपए की पेनल्टी पेएबल है, नॉट अलाउड एज डिडक्शन है, तो वैसे टैक्स बेस दिल कर रहा है जीरो कर लें, लेकिन ज़बरदस्ती पकड़ के इसको ये वाला निशान लगा के कहते थे ना जी ना, इसको तो ख़तरे का निशान है, इसको तो ज़बरदस्ती करो यहाँ पर 5 के बराबर, ताकि डिफरेंस ज़ीरो आए, ताकि डेफर टैक्स राइज ना हो। क्योंकि डेफर टैक्स क्या है? फ्यूचर का टैक्स, जबकि ये कोई फ्यूचर के डिफरेंसेस हैं, ये कोई डिफरेंस ही नहीं जो ख़त्म हो जाएगा। डिफरेंस तो है लेकिन परमानेंट डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें डेफर टैक्स राइज नहीं होता। रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, रीवैल्यूएशन होती थी, PPE हमारा आ रहा था 180 पे, लेट से टैक्स वाला कहते नहीं वो 100 वाला एसेट तुम 180 पे ले गए, हम तो उसको 100 माइनस 20 80 पर ही रखेंगे। सो व्हाट, इससे डिफरेंस तो आता था, उससे टैक्स तो बनता था, तो डेफर टैक्स इस पे भी निकल आता है। ओके। अनयूज्ड टैक्स लॉसेस,
यहाँ पर हम कोई कैरिंग अमाउंट कोई टैक्स बेस नहीं रखते थे, सीधा यहाँ पे आके जंप लगा के एसिड बनाते थे, तो इससे भी एसिड डेफर्ड टैक्स एसिड बनता है। ठीक है, तो किस पे नहीं बनता, उसने कहा था जिस पे नहीं बनता वो बताओ, तो वो है बी। बस 2 MCQ रह गए, फिर छुट्टी। ये भी नहीं है अभी, आज नहीं, बस ठीक है, टाइम हो गया पूरा। ठीक है, ये देखता हूं इनमें से कोई एक आधा करा दूंगा ताकि बाकी करने जोगे हो जाओ। बस 3.5 मैंने टारगेट रखा हुआ है। मुझे ये बता दो 22वां, Which two of the following are examples where carrying amount is always equal to tax base? आप इसको छोड़ो, मुझे बताओ कौन सी एग्जांपल्स थी। एक तो हम एक्रूअल पे, टैक्स वाले भी एक्रूअल पे, यानी हमारे और टैक्स वालों के दरमियान कोई फर्क ना हो तो हमारी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर होती है, और दूसरा परमानेंट डिफरेंसेस हों तो फिर भी हमारी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के बराबर। अब पढ़ते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंस पेएबल, पेएबल है, पेएबल that have already been deducted in determining current tax। का मतलब क्या है, जो एक्सपेंसेस, देखो अगर टैक्स वाले कैश बेसिस होते थे तो वो कहते थे ना जी ना, करंट टैक्स तक आते थे, जो तुमने एक्सपेंस माइनस किया टैक्स तक, पीवीडी तक आते थे, उसको ऐड बैक करो, हम अलाउ नहीं करते। और जब वो कहते थे नहीं नहीं एक्रूअल बेसिस पे हैं, जो तुमने पीवीडी तक आते आते एक चीज़ माइनस की हुई थी, सही की हुई थी, उसको माइनस ही रहने दो, हम भी एक्रूअल पे चल रहे हैं। तो जब टैक्स वाले कैश बेसिस पे चलते हैं तो वो एक्सपेंस जो होता है, एक्रूड एक्सपेंस जो अभी पेएबल है, उसको अलाउ नहीं करते एज डिडक्शन, तो वो ऐड करना पड़ता है। और जब टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस पर चल रहे हैं तो जिसको हमने एक्सपेंस कहा है, पे नहीं हुआ, टैक्स वाले भी उसको एक्सपेंस कह रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्रूड एक्सपेंस यानी एक्सपेंस पेएबल है जो कि ऑलरेडी पेएबल है लेकिन ऑलरेडी डिडक्टेड है इन डिटरमिनिंग करंट टैक्स, इसका मतलब उन्होंने भी इसको एक्सपेंस माना हुआ है। तो ये क्या है, टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। और अगर टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस फॉलो करते थे तो हम और वो भाई भाई होते थे, करंट टैक्स में कुछ भी नहीं करते थे, और डेफर्ड टैक्स के अंदर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर होती थी। तो भाई वो कह रहा है इसके अंदर कैरिंग अमाउंट, हाँ इसमें बराबर है। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, हमारा रेंट पेएबल है 100 और टैक्स बेस भी उसकी कितनी है 100, तो कोई डिफरेंस नहीं आता था। याद आया कुछ? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वेयर टैक्स रिलीफ इज ग्रांटेड व्हेन डेट इज रिटर्न ऑफ। टैक्स वाले तो प्रोविजन को मानते ही नहीं थे, याद है 50 रुपए की हमने प्रोविजन बनाई थी, टैक्स वाले कहते थे जब भागे तो ले लेना फर्क। तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर नहीं होती, इसमें तो नहीं होती। एक्रूड इनकम यानी इनकम रिसीवेबल, दैट विल नेवर बी टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम 100 रुपए 150 रुपए की एग्जेम्प्ट इनकम है, दिल कर रहा है जीरो लिखें, दिल कर रहा है जीरो लिखें, लेकिन जबरदस्ती किया था 150 ताकि कोई डिफरेंस ना आए। तो यहां पर भी क्या है, कभी भी इसमें और ये कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में फर्क नहीं आएगा, ये बराबर होंगी। ठीक है, लास्ट है कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट विच इज अलाउएबल फॉर टैक्स। हमने एक चीज एसिड बना ली है, डेवलपमेंट कॉस्ट, और बोलो हमने डेवलपमेंट कॉस्ट को क्या कर लिया, एसिड बनाया। टैक्स वाले कह रहे हैं क्या मतलब, ये खर्चा तुमने रिकॉर्ड किया हुआ है? नहीं, जब ये अलाउबल इन टैक्स अपॉन, ये जब पे करेंगे तो तुम्हें अलाउ करेंगे, तो इसमें तो फिर वो टैक्स बेस, वो जिसे समझो डेवलपमेंट कॉस्ट कोई और खर्चा समझ लो। ठीक है, हमने खर्चा पे कर दिया, प्री पेमेंट जैसे होती है, तो हमने खर्चा पे कर दिया, वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, डेवलपमेंट कैपिटलाइज की है डेवलपमेंट कॉस्ट विच आर अलाउबल, तो पेमेंट पे कर रहे हैं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करेंगे। वो कह रहे हैं सारा पीएनएल के अंदर ले जाओ, ऐसे लिख देता हूँ ना, हम इसको यूँ कह रहे हैं करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर पीबीटी, और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। सबसे अच्छा हमें यही स्टैंडर्ड आता है अब, है ना, शुक्र है जी। पीवीटी जो था उसमें से अब वो कह रहा है हमने कैपिटलाइज की है डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब हमने इसको एसेट बनाया है। ठीक है, और लेट से इसको अमोर्टाइज हमने नहीं किया, थोड़ी देर के लिए समझ लेते क्या ख्याल। टैक्स वाले कहते हैं ये चलो कर दिया, हमने इस 100 रुपए के डेवलपमेंट को 20 रुपए डेप्रिशिएट करके 80 पे रखा हुआ है। टैक्स वाले कह रहे हैं क्या ये 100 कहाँ से आया, ये तो तुम मतलब ये तो सारा ही एक्सपेंस है, तुमने पे कर दिया ना, पे कर दिया ना, तो तुम्हें ये अलाउड है। तो ये उन्होंने डेवलपमेंट पेड को अलाउ कर दिया, और हमने पीएनएल को उल्टाना था, तो पीएनएल को हमने उल्टा दिया, क्या हमने 20 को रिवर्स किया, पूरा 100 इन्होंने अलाउ कर दिया।
लेकिन फिर यहाँ पर वो इसको नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक मुश्किल MCQ था, ठीक है, लेकिन बहरहाल दो में डिफरेंस कभी नहीं आएगा, वो हैं A और C, यही आपका करेक्ट आंसर है। B और D में डिफरेंस आएगा, ठीक है जी, यही ना कर लें, हैं यही वाला कर लेते हैं ना, एक रिवैल्यूएशन वाला, बस ये आखिरी, उसके बाद तो फिर वो ऐसे ही होगा। अच्छा, वेस इसमें फिर बात और तब 5 मिनट ऊपर देने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट ऊपर, ये बाद में करते हैं, ठीक है। हाँ, आप रुक जाना अगर किसी ने जाना हो तो, ये तो करा दूँ। जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू, असल में यहाँ पर रिवैल्यूएशन है, तो मैं कह रहा हूँ एक ये रिवैल्यूएशन वाला कर लेते हैं, बाकी मैं फिर होमवर्क में देके छुट्टी दे दूंगा, ठीक है ना। अच्छा जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू बिल्डिंग्स ऑफ जेट लिमिटेड ऑन यकम जनवरी 18, कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एक्सीडेड इट्स टैक्स बेस बाय, तो इसको तो यार मिटाओ ना, साइड पे करो। अच्छा जी, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, डेफर टैक्स लायबिलिटी निकालनी है 31 दिसंबर 18 पे, लिखो, चलो ये तो करेंगे जी। इसमें कैरिंग अमाउंट होती है, टैक्स बेस होती है, डिफरेंस होता है और टैक्स रेट भी होता है। खैर अब तो हम बड़े हो गए हैं, बहरहाल चलो फिलहाल एक ही है। अच्छा जी, अब वो कहता है ये ऑन यकम जनवरी 18, अच्छा वो तो यकम जनवरी 18 की बात कर रहा है, यकम जनवरी 18। भाई ये पेज नंबर देख लिया आप लोगों ने, 456 है, बस काफ़ी एक बार देख लिया। तो PPE IFRS वालों का और PPE टैक्स वालों का। अब देखो वो क्या कह रहा है, ऑन यकम जनवरी कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एक्सीड्स इट्स टैक्स बेस बाय 1275, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1275 और यहाँ पे 0, ऐसे ही बनता है, कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स टैक्स बेस बाय 1275, गॉट इट। नेक्स्ट, इन 18 JL क्लेम्ड टैक्स डेप्रीसिएशन ऑफ 750, डेप्रीसिएशन ऑफ, अभी सवाल का डाटा लिख रहा हूँ सिर्फ, 750, एंड चार्ज अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन ऑफ, अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन कितनी है 675। ऑन 31 दिसंबर 18 JL इंक्रीज द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग बाय 375, रिवैल्यूएशन एसेट में डेबिट होती थी ना, फिलहाल तो ये लिखो 375, ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड इन टैक्स, अच्छा जी हमें पता है, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 32%, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बतानी है एज ऑन 31 दिसंबर बतानी है, इसलिए मुझे वो एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है, DTL वाली जो लेजर के अंदर होती थी, वहां से डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकलता था ना, वो वर्किंग भी नहीं मैं कर रहा, काम चल गया मेरा, ठीक है। मांगा उसने मुझसे क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये एज ऑन स्लैश एसेट, ये मांगा है, ठीक है। लेकिन एक मसला अब आ गया थोड़ा सा, वो मसला क्या आया देख के बताओ। नहीं रिवैल्यूएशन मैंने ले ली ना, टैक्स वाले उसको मानते नहीं हैं। 375 कैसे आया है, ये ऐसे आया है, ऑन 31 दिसंबर JL इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग बाय 375 ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की वजह से 375 से बिल्डिंग बढ़ गई है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है, PPE डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस और DTL दोनों ही क्रेडिट होंगे यहाँ पे, ये वो है, ठीक है, सरप्लस इन OCI वाला, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। हाँ जी सही है, कोई मसला है तो बताओ। मतलब वो लेजर जो है ये नेगेटिव कैरी डाउन दे रहा है ना, यूं कहे ना, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम ब्रॉड डाउन कितना है 1000, तो ये कितना बन गया 2275 और ये बन गया 1000, क्लोजिंग बता दो दोनों के। मैंने क्या किया जी 1000 अज्यूम कर लिया, कोई मसला तो नहीं इससे, कई बार ये काम कर चुके हैं हम, बोलो 1975 और यहाँ पे 250। अब उसने ये कहा था हमसे 1975 पूछो 250, ये दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 17, कैरिंग अमाउंट एसेट की ज़्यादा टैक्स बेस है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स रेट सवाल में 32% है, बोलो कितना 552 की डेफर टैक्स लाया
लाइबिलिटी ऑप्शन है कोई? चलो डी ऑप्शन, जब ऑप्शन मिल जाए तो बंदे को तसल्ली होती है, चलो यार सही होना है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही अगर यहाँ पर वो मुझसे पूछ लेता व्हाट इज़ द डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, तो फिर मेरी जान ऐसे नहीं छूटनी थी, फिर मुझे वो वर्किंग करनी पड़ती जिसमें रिवन सरप्लस का कॉलम निकलता, फिर उससे जो फिगर आती उसको फिर मैं ऐसे तोड़ता और उसके बाद उसको यूं काटता और फिर ऐसे डेबिट सरप्लस और डीटीएल क्रेडिट करता, डीटीएल के लेजर में ये डीटीएल वाली फिगर जाती, वहाँ से डीटीई निकलता और फिर आपको अगली बात समझ आ गई है, ठीक है ना। तो ऐसे आप जितने एमसीक्यूज होंगे ना वो आपने करने हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका यार, चलो देखते हैं फिलहाल तो ये होमवर्क में कर लोगे, ज़रा पढ़ो पढ़ो इसको। अगर आप लोग मुझे आधा घंटा बस 15 मिनट और दे देना, मैं सारे एमसीक्यूज करा दूँ। क्या कहते हैं, है हिम्मत? करवाना दूँ? चलो, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटीज अराइज फ्रॉम टैक्सेबल एंड डिडक्टेबल, जितने और हो सकते हैं, पौने तक, इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, डन, पौने तक। डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज अराइज फ्रॉम टैक्सेबल एंड डिडक्टेबल डिफरेंसेस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्कमस्टांस गिविंग राइज टू अ टेम्परेरी डिफरेंस? कहाँ पे टेम्परेरी डिफरेंस नहीं आएगा? डेप्रिसिएशन एक्सेलरेटेड फॉर टैक्स पर्पजेज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 10% करके डेप्रिसिएट कर रहे हैं तो टैक्स वाले कभी कभी तेज़ी से डेप्रिसिएशन दे देते हैं, पहले सालों में ज़्यादा दे दी या रेट ज़्यादा होता है उनका, तो इसको कहते हैं एक्सेल, टैक्स पड़ा हुआ हो तो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मतलब है ज़्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं। तो भाई यही तो डेप्रिसिएशन का फ़र्क है, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन है तो भाई ये बातें बाहर जाके कर लो, अगर बहुत मसला है तो भाई कोई मसला है, ये क्या कर रहे हैं यार आप, मेरी डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं ना किताब ते रजिस्टर लैके तो इत्थे बिठा देना, तो पढ़ना पैना जी। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं? हाँ, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, हमारी डेप्रिसिएशन से ज़्यादा टैक्स वाले डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इन दोनों में तो डेप्रिसिएशन के फ़र्क की वजह से तो बुक वैल्यू में फ़र्क आता है, टैक्स बुक वैल्यू और अकाउंटिंग बुक वैल्यू में, तो इससे तो डिफरेंस आएगा। वो पता नहीं क्या कह रहा है, फिलहाल तो इससे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस्ड डिफरेंस होगी। वो कह रहा है कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं टेम्परेरी डिफरेंस लाएगी, ये तो लाएगी। डेप्रिसिएशन का चेंज होना, डेप्रिसिएशन का तेज़ होना, टैक्स डेप्रिसिएशन का तेज़ होना, ये फ़र्क लाता है। Development cost amortized in P&L but tax was deductible in full when incurred. हमने डेवलपमेंट कॉस्ट को आहिस्ता आहिस्ता P&L में हम अमोर्टाइज कर रहे हैं और टैक्स वाले कह रहे हैं कि जब अलाउ किया था तभी इनकर कर दिया था, तो ये तो टेम्परेरी डिफरेंस था, इससे भी आया होता था, ठीक है, होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क हो गया। एक्रूड एक्सपेंसेस विच हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड, हो एक्रूड एक्सपेंसेस है मतलब एक्सपेंस पेएबल है, एक्सपेंस क्या है, पेएबल है, यानी कि मैंने एक्सपेंस के अंदर क्लोजिंग में पेएबल लिखा हुआ है, यानी मतलब क्या है कि कैश पे नहीं हुआ, कैश पे नहीं हुआ, एक्सपेंस हो चुका हुआ है, तो P&L वाली फिगर आ रही है, कितना है पेएबल, कितना, लेट्स से 5 रुपये, ठीक है, हम कह रहे हैं जी ये P&L 5 रुपये, कैश कोई नहीं है। अब हम कह रहे हैं एक्सपेंस 5 का है, हम P&L तक आते आते ये 5 रिकॉर्ड कर लेंगे। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, जी बिल्कुल ये भी टैक्स, ये क्या है, अलाउबल है एज अ टैक्स एक्सपेंस, तो ये भी एक्रूअल को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ये 5 रुपये को एक्सपेंस मान रहे हैं तो इसको भी पेएबल मान रहे हैं, तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर होगी, यहाँ पर डेफर्ड टैक्स अराइज नहीं है, टैक्सेबल डिफरेंस अराइज नहीं होगा, ठीक है। डी, रेवेन्यू जो कि इंक्लूडेड है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में, मिसाल के तौर पे रेवेन्यू इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग प्रॉफिट व्हेन इनवॉइस्ड, व्हेन इनवॉइस का मतलब मैंने जब सेल की उधार पे तो मैंने एंट्री पास की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 10 रुपये से, ये मतलब इसका क्या होता है कि जब मैंने इसको इनवॉइस किया, इसको भेजा, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, बट ओनली लायबल फॉर टैक्स व्हेन कैश इज रीच। लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं कि जी हम तो इसको कैश बेसिस पर लेकर चलते हैं, मतलब यहाँ पर वो कैश बेसिस पे चल रहे हैं, तो कैरिंग अमाउंट इज टैक्स बेस नॉट इज, कैरिंग अमाउंट होगी टैक्स बेस, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब सिर्फ सी ऑप्शन ही था जिसमें मसला था। यार थक सा गया हूँ कुछ,
उफ, उधर भी जा ही रहा हूँ, जाता हूँ। चले जी, अब जो रह गए ना आपने उनको ट्राई मारनी है, ठीक है। अब आ जाए उस पर जो आप कह रही थी, ये वाला जी, ये 8 है, 6 है, किस में मसला है? 6 में, 6 में, हाँ हैं, ये थ्योरी वाला लगा है, नहीं ये थ्योरी वाला नहीं है, लेकिन अच्छा एमसीक्यू है। बहरहाल ये जितने भी रह गए हैं आप ज़रा इनको होमवर्क में लिख दूं, बस फिर छुट्टी देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा मैंने करा दिए, चौथा हो गया, पांचवा नहीं हुआ, ट्राई मारो। ये मैंने करवाया आई थिंक, हॉल मेरा नाम, मुझे कुछ नाम ऐसे पहचाना पहचाना सा लग रहा है, ये हॉल वाला, पता नहीं क्यों। छठा भी कर लेना, मैं फिर करवा दूंगा, कोई मसला हो तो। आठवां, हाँ बेटा, मैं ना ये चाह रहा हूँ कि मैं ये डिस्कशन कर दूँ थोड़ी सी, इसलिए मैं ये सारे होमवर्क में लिख रहा हूँ और एक डिस्कशन जनरल सी करता हूँ, ठीक है। ओके, अंडर ओवर प्रोविजन थोड़ा सा मसला कर रही है बच्चों को आई थिंक। बड़े होमवर्क में चले गए यार, ओए होए होए, क्या बनेगा ਤੁਹਾਡਾ? 3-4 मैंने अभी और करवाने हैं इनमें से, लेकिन वो अब ये है ना, बस ऐसे ही किसी दिन एक करा दिया, किसी दिन दो, आपने कर लेना। 14वां करा दिया, 15वां करा दिया, 16वां करा दिया, 17वां करा दिया, 18वां, 19वां, तो बस थोड़े से होमवर्क में हैं भी सही, थोड़े से हो भी गए हैं, ज़्यादा हैं होमवर्क, होमवर्क साइन बन गए हैं मेरे तो जी। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अभी कर लें, टर्म टेस्ट से पहले तक क्यों डिले करते हैं आप, अभी कर लें, सारे आज जाते साथ ही कर लें। टर्म टेस्ट तो होना है परसों, परसों तक क्यों डिले करना, अभी कर लें। अच्छा, बाद में कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब मैं आपको ना कहानी समझाने लगा हूँ थोड़ी सी, ये अंडर ओवर प्रोविजन की, ठीक है। कहानी है बस ये, अब ये एक्स्ट्रा काम है, ये मेरे प्लान में नहीं था, बस 5 मिनट दे दो। 2020 का साल है, 2020 के साल के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और पीबीटी आया, और उसके बाद इसमें से लेस करते हैं ना टैक्स एक्सपेंस, जिसमें करंट और डेफर्ड भी होता है। तो इसमें मिसाल के तौर पे सीटीई जो है वो मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं 150 रुपये मेरा खर्चा होगा, सीटीई डेबिट और सीटीपी क्रेडिट, ये एंट्री करते थे ना। उसके बाद लेट से डीटीई कोई नहीं है ही कोई नहीं, ठीक है ना, हमारा डेफर टैक्स कोई डिफरेंस है ही नहीं, मैं ज़रा सादा रख रहा हूँ, ठीक है। तो 150 का क्या आ गया खर्चा, ये हमने पीबीटी अगर आया हुआ था 900 रुपया, तो उसमें से 150 माइनस करके हमने पैट निकाल लिया होगा, ऐसे ही किया होगा। बोलो कितना आता है, 750, ठीक है ना, और कोई ओसीआई का आइटम भी नहीं है। अब बैलेंस शीट के अंदर, अब ये 2020 चल रहा है, तो बैलेंस शीट के अंदर मेरा करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ये सीटीपी नज़र आएगा, सीटीपी कितना जी, 150। अब असल में ना ये कहानी है कुछ इस तरह से कि पीएनएल में 31 दिसंबर 20 का पीएनएल जो है, इसके अंदर मैंने साल के एंड पे एक एंट्री पास की 31 दिसंबर 20 की शाम को, और ये अंदाजे से मैंने बुकिंग की होती है ये खर्चे की, जो करंट टैक्स की हम वर्किंग करते हैं, एक एस्टीमेट है, प्रोविजन फॉर टैक्स इसीलिए तो इसको कहते हैं। अब मैंने ये अंदाजे की बुनियाद पे बुक कर लिया, 2020 की शाम गुजर गई, 2021 का साल शुरू हुआ। 2021 के साल में, ये 2021 का साल है, 2021 के साल में मिसाल के तौर पे ये 31 दिसंबर पे था ना, तो मैं जनवरी के महीने में तैयारी श्यारी अकाउंट्स की करता रहा, और कहीं जाके 10 फरवरी को मेरा जो है वो अकाउंट्स फाइनल हुए, और मैं 17 फरवरी को टैक्स देने गया, 17 फरवरी 21 को ये टैक्स मैं देने गया हूँ। जब मेरे अकाउंट्स वगैरह फाइनल हुए, अंदाजे से मैंने ये 150 का एक्सपेंस बनाया, अब ये मैं 17 फरवरी को पे करने गया। टैक्स कौन से साल का है, पे कब कर रहा हूँ, मैं पे करने गया 150, टैक्स वालों ने कहा अरे भाई आपका तो टैक्स बनता है 135 रुपये, आप तो 150 ले आए हो, हमने तो सिर्फ 135 लेना। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, सीटीपी डेबिट, ये यहाँ पर जो एंट्री हुई थी ना, ये एंट्री भी मैं इधर ही कर दूँ ना ज़रा ऐसे, ताकि ये एंट्री भी नज़र आए। एक मिनट, पूरी कहानी फिट करनी पड़ेगी ना,
तब कहीं जाके समझ आएगी बात। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 150 रुपये का एक्सपेंस अंदाज़ा लगाया था 2020 का, और ईयर के एंड पर जो एंट्री आपने सीखी हुई है, ये 31 दिसंबर 2020 की शाम को अंदाजे पे मैंने ये एक्सपेंस बुक कर लिया। इसकी एंट्री क्या की थी आपने सीखी थी, CTE डेबिट CTP क्रेडिट, कितना जी 150। अब ये एक्सपेंस और ये लाइबिलिटी नज़र आ रही है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये एक्सपेंस आ गया जो आपने बुक किया और ये लाइबिलिटी भी नज़र आ रही। अब ये लाइबिलिटी आप सेटल करने गए, पे करने गए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने कहा भाईजान आपका तो एक्सपेंस ही इतना नहीं बनता। कितना एक्सपेंस बनता है जी, कितना बनता है, क्या ये तो 135 रुपये बनता है। आने का अच्छा यार ये पकड़ो 135 CTP डेबिट और कैश क्रेडिट। अब मुझे ज़रा सोच के बताओ, जब ये सिचुएशन बनी, अब आपने इस साल की तो फाइनेंशियल अभी बनानी है ना, आपका जो ट्रायल नज़र आएगा, इस ट्रायल के अंदर जहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट, जहाँ पे आपको एसेट्स और लायबिलिटीज नज़र आ रहे होते हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने जो पिछले साल पेएबल स्टैंड किया था 150 का, क्या ये पूरा नील हो गया होगा? नहीं। क्रेडिट कितना हुआ था, कितना डेबिट हुआ, तो अभी भी क्रेडिट में कितना पड़ा होगा, कितना 15। अब ये 15 जो है यहाँ पर लिखा होगा CTP लिखा होगा या टैक्सेशन लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा, और उसके साथ ही आपको वो बताएगा, अदर इन्फॉर्मेशन में आपको ये बात बताएगा भी सही। ये कैसे बताएगा, अब ये देखो कैसे बताएगा, ये पूरी कहानी बता रहा हूँ MCQs के लिए। सिर्फ अदर इन्फॉर्मेशन में लिखेगा ये, या ये टैक्सेशन लिखा होता है, जैसे कुछ MCQs में लिखा होता है, जो चीज़ यहाँ पर लिखी होगी ना लफ्ज़, ये यहाँ जो लिखा होगा नीचे उसी वही लफ्ज़ लिख कर आपको समझाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो यूँ बताएगा कि द बैलेंस ऑफ टैक्सेशन represents, अब मुझे सोच के बताओ ये क्या होगा, अंडर या ओवर प्रोविजन थी ना, तो अभी जो कुछ जो है वो अभी भी पेएबल पड़ा है, ओवर प्रोविजन होगी थी, ठीक है। रिप्रेजेंट्स ओवर प्रोविजन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो इस साल आपने एंट्री करनी है, इस साल की एंट्री तो होगी इस साल के प्रॉफिट्स को जब कैलकुलेट कर लेंगे तब कहीं जाके, ठीक है। इस साल के प्रॉफिट्स तो निकलेंगे एंड पे साल के जाके, जब भी आपने वो अकाउंट्स बनाने होंगे। अब आपके जो इस साल का जो P&L बनेगा, यही बनाए नीचे नहीं, वो बहुत आगे चला जाएगा। 2021 का जो P&L बनेगा, उस P&L के अंदर सब कुछ के बाद PBT जो आएगा, उस PBT में जो लेस होगा वो होगा टैक्स एक्सपेंस में CTE। अब ये CTE कौन से साल का होगा, 31 दिसंबर, ये नहीं छेड़ना हमने, वो अपनी जगह पे है, वो तो इस साल हम निकालेंगे। वो CTE पता नहीं क्या आएगा, DTE भी पता नहीं क्या आएगा, लेकिन ये एंट्री तो फटाफट कर लो। ये अगर 15 रुपये ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए थे तो क्या अब इसको कम कर लेना चाहिए? अब मेरा सवाल, क्या ये अंदाजे की गलती है या एरर है? एस्टीमेट था ना, एस्टीमेट चेंज हुआ, तो अगर 20 के अंदर लगाया गया एक एस्टीमेट चेंज हो गया 21 में जाकर, तो हम क्या 20 में वापस जाएंगे कि जहां पर 21 में इस एक्सपेंस को बुक किया था कम या ज़्यादा वहीं पर कर लेंगे? जहां पर बुक किया था इस साल वहीं पे कम ज़्यादा कर लो। अब पिछले साल एक एक्सपेंस ज़्यादा बुक हो गया था, तो सही करने के लिए कम करेंगे, तो हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पर P&L बनाने से पहले। ये अब हम 31 नंबर पे एंट्री कर रहे होंगे, हम कहेंगे CTP डेबिट या टैक्सेशन जो भी लिखा होगा डेबिट, और CTE प्रायर, ये किसी भी तरह से दे सकता है, लेकिन मैकेनिज्म इसका यूँ चलता है, CTE प्रायर क्रेडिट। मतलब अब देखो ना, पिछले साल यहां पर एक एक्सपेंस 15 रुपए से ज्यादा बुक हो गया था। अब मिसाल के तौर पे इस साल का एक्सपेंस बना 200 रुपए, डेफर टैक्स कोई नहीं, इस साल भी जीरो है मिसाल के तौर पे। अब मुझे बताओ इस साल एक्सपेंस कितना नजर आएगा? अब पिछले साल एक एक्सपेंस ज्यादा बुक हो गया था 15 रुपए से, इस साल उसी जगह पे उसको 15 से कम कर लिया, पिछले साल नहीं गए, तो ये अंडर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन थी, तो ये किया। को समझ आया? अब इसी को मैं दूसरे करता नहीं हूं, दूसरा सिर्फ वैसे समझा रहा हूं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? पिछले साल हमने 150 का अंदाजा लगाया था, इधर गए तो टैक्स वाले ने कहा भाईजान आपके तो 200 बनते हैं। अब अगर 200 बनते हैं तो एंट्री क्या पड़ गई, CTP डेबिट 200 से कर दो, खैर है, यही तो मसला आना है, और 200 से कैश क्रेडिट आ गया। अब बैलेंस डेबिट नजर आ रहा होगा,
ये बताएगा कि ये अंडर प्रोविजन थी, तो आप इसको अब सही करना है इसी साल में करोगे तो ये डेबिट पे नज़र आ रहा होगा, इसको क्रेडिट कर दोगे और CTE प्रायर डेबिट होगा, यानी एक्सपेंस बढ़ जाएगा। पिछले साल एक्सपेंस कम बुक हुआ, इस साल बढ़ा लिया, इस साल ज़्यादा बुक हुआ, इस साल कम कर लिया, क्योंकि ये एस्टीमेट चेंज था। ठीक है, तो ये जनरल सी डिस्कशन थी, ऐसे ही बस गपशप थी, ये आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब इससे बहुत सारे MCQs आपके होते चले जाएंगे। ठीक है, ज़िंदगी रही तो कल यानी मंडे को नॉर्मल क्लास में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।